तो चलिए अब जल्दी से आप कमेंट्स बॉक्स में इन क्वेश्चंस के आंसर लिखिएगा। देखते हैं किसका आंसर सही है। तो चलिए पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्मॉल जी गुरुत्वाकर्षण का मान सर्वाधिक होता है? नंबर 1, माउंट एवरेस्ट की चोटी पर, या कुतुब मीनार के ऊपर, या भूमध्य रेखा पर, या अंटार्कटिका के कैंप में। तो चलिए जानते हैं कौन सा आंसर सही है, और आप जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा। चलिए देखते हैं। इसका सही आंसर है अंटार्कटिका के कैंप में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी वस्तु का ताप किसका सूचक है? उसके अणुओं की कुछ ऊर्जा का, या उसके अणुओं की औसत ऊर्जा का, उसके अणुओं के कुल वेग का, या फिर उसके अणुओं के औसत गतिज ऊर्जा का। चलिए जानते हैं इसके सही आंसर को, और आप अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। इसका सही आंसर है उसके अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा का, क्योंकि किसी वस्तु का ताप उस वस्तु की आंतरिक गतिज ऊर्जा, इंटरनल काइनेटिक एनर्जी का इंडिकेट करता है। आंतरिक गतिज ऊर्जा अणुओं की गति के कारण निकाय में उपस्थित ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा कहते हैं। यह अणुओं की स्थानांतरीय, घूर्णन तथा कंपन गति के कारण होती है। तो घूर्णन और कंपन गति के कारण होती है। किसी निया की आंतरिक ऊर्जा का परम। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो रेल पटरियों के मध्य जोड़ पर एक छोटा सा स्थान क्यों छोड़ा जाता है? जब एक पटरी से दूसरी पटरी को जोड़ा जाता है तो बीच में गैप होता है। चलिए जानते हैं इसके सही आंसर को। क्योंकि ऐसे स्थान छोड़ने से बहुत लागत बचेगी, या क्योंकि धातु गर्म करने पर फैलती है तथा ठंडी होने पर संकुचित हो जाती है, या फिर आवश्यक गुरुत्व बल उत्पन्न करने के लिए, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप अपने आंसर को कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा। जानते हैं इसके सही आंसर को। जी हाँ, क्योंकि धातु गर्म करने पर फैलती है तथा ठंडी होने पर संकुचित होती है। क्योंकि रेल की पटरियों के जोड़ के मध्य खाली जगह छोड़ जाती है ताकि गर्मी के दिनों में पटरियों के फैलने के लिए जगह मिल जा सके। यदि इन पटरियों के मध्य रिक्त स्थान नहीं छोड़ा जाएगा तो गर्मी में ऊष्मा पाकर पटरियां फैलने से टेढ़ी मेढ़ी हो जाएंगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी द्रव्य का क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ए, वाष्पीकरण, या फिर बी, संघनन, या फिर सी, हिमीकरण, या फिर डी, इनमें से कोई नहीं। तो देखते हैं इसके आंसर को। इसका सही आंसर है वाष्पीकरण। किसी तत्व या यौगिक का द्रव अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तन वाष्पीकरण कहलाता है। वाष्पीकरण दो प्रकार का होता है, वाष्पन और क्वथन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। निम्नलिखित में से किसकी ऊष्माधारिता अधिक है? ए, लोहे का टुकड़ा, बी, जल, सी, स्वर्ण का टुकड़ा, या फिर बेंजीन। तो इसके सही आंसर को जो भी आपको सही लगे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो जानते हैं इसके सही आंसर को। जल इसका सही आंसर है। जल का सर्वाधिक घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। जल में असामान्य प्रसार देखने को मिलता है। जल को गर्म करने पर यह 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक उसका आयतन घटता है एवं घनत्व बढ़ता है। 1 ग्राम जल का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए 1 कैलोरी ऊष्मा की जरूरत होती है। जल की विशिष्ट ऊष्माधारिता 1 कैलोरी प्रति ग्राम 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु में ध्वनि तरंगों द्वारा उत्पादित नहीं होता? ध्रुवन, विवर्तन, परावर्तन, या फिर अपवर्तन, रिफ्रैक्शन। तो सही आंसर आपने क्या सोचा है? जानते हैं सही आंसर को। सही आंसर है ध्रुवन। पोलराइजेशन, अनुप्रस्थ तरंगों जैसे प्रकाश, उनके गुण जो उनके दोलनों की दिशा यानी कि उसके ओरिएंटेशन से संबंधित होती है। ध्रुव का अर्थ है निश्चित। ध्रुवित तरंग में किसी सीमित रूप में ही दोलन होते हैं, जबकि अध्रुवित तरंग में सभी दिशाओं में समान रूप से दोलन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
प्राध्वनिक विमान मानक एक प्रघाती पैदा करते हैं। प्राध्वनिक विमान, तो इसके सही आंसर में संक्रमण तरंग, पराश्रव्य तरंग, अनुप्रस्थ तरंग या फिर ध्वनि बूम। तो देखते हैं सही आंसर को, आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा। सही आंसर है पराश्रव्य तरंग। तो प्राध्वनिक विमान पराश्रव्य तरंग नामक एक प्रघाती पैदा करते हैं। प्राध्वनिक विमान पराश्रव्य तरंग नामक एक प्रघाती तरंग पैदा करते हैं। पराश्रव्य तरंग की आवृत्ति बहुत ऊंची होने के कारण उसमें बहुत अधिक ऊर्जा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंद्रधनुष किस कारण से बनता है? तो इंद्रधनुष अपवर्तन और प्रक्षेपण के कारण, प्रकीर्णन और अपवर्तन के कारण, विवर्तन और अपवर्तन के कारण, या फिर डी अपवर्तन और परावर्तन के कारण। तो जो भी आपको सही आंसर लगता है जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो चलिए जानते हैं इसके सही आंसर को। तो सही आंसर है अपवर्तन और परावर्तन के कारण, यानी कि रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन के कारण। तो इंद्रधनुष पानी की बूंदों में प्रकाश के परावर्तन, अपवर्तन और फैलाव के कारण बनने वाला एक संयोजन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप आकाश में प्रकाश का एक स्पेक्ट्रम यानी रंगावली दिखाई पड़ती है। अतः यह बहुरंगी गोलाकार चाप का रूप ले लेता है। सूरज की रोशनी से होने वाले इंद्रधनुष आकाश में हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में दिखाई देती है। आकाश में संध्या समय पर के छाए के समय पर पूर्व दिशा में तथा प्रातःकाल पश्चिम दिशा में, वर्षा के पश्चात लाल, नारंगी, पीला, हरा, आसमानी, नीला तथा बैंगनी वर्णों का एक विशालकाय वृत्ताकार वृत्त कभी कभी दिखाई देता है। विबग्योर आपने सुना ही होगा, वर्ण विक्षेपण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किसी परिघटना का परिणाम है? तो सही आंसर को जल्दी से कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिए, आपने क्या सोचा है? बहुलित परावर्तन और व्यक्तीकरण, बहुलित अपवर्तन और प्रक्षेपण, अपवर्तन और प्रक्षेपण, ध्रुवण और व्यक्तीकरण। तो चलिए देखते हैं इसके सही आंसर को। इसका सही आंसर है बहुलित परावर्तन और व्यक्तीकरण। तो साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का दिखाई देना प्रकाश के बहुलित परावर्तन और प्रकाश के व्यक्तीकरण की घटना का उदाहरण है। पानी के साथ साबुन के बनने वाले बुलबुले की पतली परतों से सूर्य के प्रकाश के गुजरने से प्रकाश के व्यक्तीकरण के कारण प्रकाश 7 रंगों में दिखाई पड़ने लगता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यह है, प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है। आंसर वेग द्वारा, या फिर आयाम द्वारा, या फिर तरंगदैर्घ्य द्वारा, या फिर आवृत्ति द्वारा। तो सही आंसर को जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए इसके सही आंसर को जान लेते हैं। इसका सही आंसर है तरंगदैर्घ्य द्वारा। तो प्रकाश का रंग तरंगदैर्घ्य द्वारा निश्चित किया जाता है। प्रकाश के रंग का निर्धारण उसके तरंगदैर्घ्य पर निर्भर होता है। भिन्न भिन्न रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य भिन्न भिन्न होता है। लाल रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक और बैंगनी के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। फिजिक्स में कोई की तरंग जितनी दूरी के बाद अपने आप को पुनरावृत्त रिपीट करती है, उस दूरी को उस तरंग का तरंगदैर्घ्य वेवलेंथ कहते हैं। तो ये थे आज के 10 क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तो देखते हैं आप अपने कमेंट्स में इनके आंसर से मिलान करके देख सकते हैं आपने कितना सही किया है, कितने आप सही गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे कुछ अलग प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। स्टूडेंट्स अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें।